गिराकर मेरी छवि खराब करके ये लोग देश में अस्थिर सरकार, मजबूर सरकार बनाना चाहते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के सारे मुद्दे फेल हो गए। आर्टिकल 370 से लेकर जाति कार्ड तक सबकी हवा निकल गई। तो 24 के चुनाव से पहले एक नए मुद्दे के साथ माहौल बनाया जा रहा है। समूचा इंडी गठबंधन सोशल मीडिया पर इस बात को ट्रेंड करा रहा है कि मोदी सरकार में कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया और यह आंकड़ा देश की जीडीपी के बराबर पहुंचने को है, क्योंकि मोदी की इमेज और मोदी का काम बहुत दमदार है। ग्लोबल लीडर की लिस्ट में मोदी टॉप पर हैं, इसलिए आईएमएफ की रिपोर्ट को एंटी मोदी लॉबी नेगेटिव तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पर 205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। मार्च 2023 महीने में यह आंकड़ा 200 लाख करोड़ था, यानी 6 महीने में 5 लाख करोड़ के कर्ज की बढ़ोतरी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का कहना है कि भारत अगर इसी रफ्तार से कर्ज लेता रहा तो 2028 तक जीडीपी का 100% कर्ज हो जाएगा। सवाल ये है कि क्या भारत पर इतना कर्ज हो गया कि आमदनी कम और खर्चा ज्यादा वाली नौबत आ गई? क्या मोदी सरकार ने इतना ज्यादा कर्ज ले लिया कि आज के टाइम में हर एक भारतीय पर 1,40,000 रुपए का कर्ज है? तो इसे लेकर सरकार ने जो जवाब दिया है उससे आईएमएफ और मोदी विरोधियों के दावे की हवा निकल जाएगी। आईएमएफ के मुताबिक जीडीपी के मुकाबले भारत पर कर्ज 90% के आसपास है, जबकि वित्त मंत्रालय का कहना है कि मौजूदा कर्ज जीडीपी का 81% है। वित्त मंत्रालय ने यह भी क्लियर किया कि 2002 में भारत पर जो कर्ज था अब उससे बेहतर स्थिति है और ये कर्ज डॉलर में नहीं बल्कि रुपयों में है, इसलिए इसे चुकाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली। कि 205 लाख करोड़ में 161 लाख करोड़ की उधारी केंद्र सरकार पर है, जबकि 44 लाख करोड़ की उधारी राज्यों पर है। केंद्र पर जो कर्जा है उसमें 50 लाख करोड़ विदेशी है और बाकी 111 लाख करोड़, यानी विदेशी कर्ज करीब करीब आधे से भी कम। और ऐसा भी नहीं है कि आईएमएफ की रिपोर्ट कोई पहली बार आई है, ये एक तरह की फाइनेंशियल कैलकुलेशन है। हर बार जब भी इस तरह की रिपोर्ट सामने आती है तो आंकड़े ऊपर नीचे होते हैं। 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तब केंद्र पर कुल कर्ज 17 लाख करोड़ रुपए था। 2014 में यह आंकड़ा 3 गुना से ज्यादा बढ़कर 55 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसमें से विदेशी कर्ज की बात करें तो 2005 में विदेशी कर्ज 10 लाख करोड़ था। 2013 में यह आंकड़ा मनमोहन सरकार के दौरान 31 लाख करोड़ पहुंच गया, यानी यूपीए सरकार ने 9 साल में 21 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, जबकि 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी सरकार ने कुल 19 लाख करोड़ कर्ज लिया, यानी कांग्रेस की सरकार से 2 लाख करोड़ कम। मगर इसके बाद भी उधारी को लेकर जबरदस्त नेगेटिव कैंपेन चलाया जा रहा है। दलील दी जा रही है कि भारत का हाल वैसा ही हो जाएगा जो कि पाकिस्तान का है, या फिर श्रीलंका की तरह गर्त में डूब जाएगा। जो लोग इस मुगालते में हैं, तो फिर उन्हें दुनिया के विकसित देशों की लिस्ट देख लेनी चाहिए। जापान पर उसकी जीडीपी का 255% कर्ज है, यानी 2.5 गुना ज्यादा। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी कर्ज लेने के मामले में भारत से आगे है। अमेरिका पर 33.89 ट्रिलियन डॉलर कर्ज है, यानी 281 लाख करोड़। यह उसकी जीडीपी का 123% है। फ्रांस पर उसकी जीडीपी का 110% कर्ज है। इटली, बेल्जियम भी इसी लिस्ट में भारत से ऊपर है। और ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि भारत ने अमेरिका को 15 लाख करोड़ रुपए कर्ज पर दे रखे हैं, जिसका जिक्र कोई विपक्षी नेता नहीं करता। अब सवाल यह है कि भारत पर इतना कर्ज क्यों है? क्यों इतना कर्ज होने के बाद भी मोदी सरकार को और कर्ज मिल रहा है? तो इसकी वजह है विश्वास। मान लीजिए अगर किसी ने 5 लाख का लोन ले रखा है और वो टाइम पर अपनी ईएमआई चुका रहा है, तो बैंक उस शख्स को दूसरे लोन भी ऑफर कर सकती है, जबकि सिविल स्कोर खराब होने वाले शख्स को लोन मुश्किल हो जाता है। यही सिविल स्कोर है मोदी सरकार का। अगर कर्ज लिया है तो उसका ब्याज और मूल भी चुकाया जा रहा है, न कि पाकिस्तान जैसा हाल है जिसका लिया उसका दिया नहीं और ब्याज भी नहीं भर पा रहे। भारत ने आईएमएफ से 7 बार कर्ज लिया, वो भी 1957 से 1993 के दौरान। भारत ने इस कर्ज को 31 मई 2020 तक वापस कर दिया। इसके बाद फिर कभी नौबत नहीं आई और यही वजह है कि भारत का कद दुनिया के फलक पर बहुत बड़ा है, जिसे मोदी सरकार ने बुलंदियों तक पहुंचा दिया। अब उस सवाल का जवाब जो पूछ रहे हैं कि कर्ज लेने की जरूरत क्यों, तो फिर यही बात अमेरिका और जापान पर भी लागू होती है।
अगर ये देश अपनी जीडीपी से ज्यादा कर्ज ले चुके हैं तो इसका मतलब क्या डिफॉल्टर हो जाएंगे? और फिर इन्हें विकसित देश कहने की जरूरत क्यों? असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही कह रहे हैं और एंटी मोदी गैंग को ये प्लानिंग बहुत चुभ रही है। मोदी सरकार आने से पहले देश की अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन की थी। फिलहाल ये आंकड़ा $3.7 ट्रिलियन का है। 2014 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $304.2 बिलियन था। 2023 में ये $595.98 बिलियन हो चुका है। 2014 तक देश में केवल 74 एयरपोर्ट थे। 2023 में ये संख्या बढ़कर 148 पहुंच गई। 2014 में नेशनल हाईवे 91,000 किलोमीटर का था, ये अब 1,45,155 किलोमीटर पहुंच गया है। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि इतनी एयरपोर्ट और सड़कें बनाने की क्या जरूरत थी, तो उसका जवाब भी जानिए। अक्टूबर 2022 में डोमेस्टिक फ्लाइट में चलने वाले मुसाफिरों की संख्या 114 लाख थी, जबकि नवंबर 2022 में यह आंकड़ा 116.8 लाख था, जबकि 2023 में यह आंकड़ा बहुत तेजी से बदला। नए डेटा के मुताबिक अक्टूबर 2023 में 126.4 लाख रिकॉर्ड पैसेंजर ने डोमेस्टिक फ्लाइट का इस्तेमाल किया और नवंबर 2023 में यह आंकड़ा 127.1 लाख पहुंच गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भी एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। जब इस कॉरिडोर को बनाया गया तो 900 करोड़ रुपए खर्च किए गए, मगर हो हल्ला मचाने वालों ने यह नहीं बताया कि 2019 में 69 लाख श्रद्धालुओं का आंकड़ा था और अब यह 12 करोड़ 90 लाख पहुंच गया। इस वजह से पर्यटन बढ़ा, रोजगार पैदा हुए और सालाना कारोबार 20,000 करोड़ पहुंच गया। और काबिले तारीफ बात यह है कि जब दुनिया कोविड में बेहिसाब कर्ज लेने के बाद भी खुद को संभाल नहीं पाई, तब भी मोदी के होते हुए भारत ने नए आयाम स्थापित किए। मैं देशवासियों को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी। और मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। मोदी का टारगेट है देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। इसीलिए दुनिया भारत को बहुत बड़े मार्केट के तौर पर देख रही है और कंपनियों को अट्रैक्ट करने के लिए पैसा चाहिए, जो 4 तरीके से आता है। पहला है देसी कर्ज, जो कि आरबीआई, दूसरे बैंक, बीमा कंपनियों और कॉरपोरेट कंपनियों से मिलता है। दूसरा है विदेशी कर्ज। इस कैटेगरी में कर्ज देने वाले आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और दूसरी विदेशी संस्थाएं आती हैं। तीसरा होता है सार्वजनिक कर्ज, जो कि ट्रेजरी बिल, गोल्ड बॉन्ड, स्मॉल सेविंग स्कीम से मिलता है। चौथी तरह का कर्ज वो है जब 1990 में सरकार ने सोना गिरवी रख कर लिया था। अब जाहिर है विकास से विकसित होने का रोड मैप तैयार किया गया है, तो इसके लिए पैसे की जरूरत होगी और मोदी सरकार वही कर रही है। लेकिन आईएमएफ का जो दावा है उसका भारत सरकार खंडन कर रही है और यही वजह है कि मोदी बार बार कह रहे हैं कि तीसरे टर्म में वो बहुत कुछ बदल देंगे। सरकार ने आने वाले 25 साल का भी टारगेट तय किया है। $5 ट्रिलियन का लक्ष्य हो, $10 ट्रिलियन का लक्ष्य हो। मोदी सरकार के खिलाफ जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, वो लोग भूल जाते हैं कि कुछ सरकारें फ्री का लालच देकर सत्ता में आई हैं या आने का दावा कर रही हैं। ये पैसा ये पार्टियां अपनी जेब से नहीं भरती, बल्कि इसका बोझ देश के कर्ज के तौर पर सामने आता है। पंजाब पर सबसे ज्यादा कर्ज है। जनवरी 2023 तक पंजाब पर 32,79,760 करोड़ का कर्ज था। राजस्थान पर मार्च 2023 तक 5,37,013 करोड़ रुपए का कर्ज था। पश्चिम बंगाल पर 5,86,124 करोड़ का कर्ज था। तेलंगाना पर 3,66,606 करोड़ रुपए का कर्ज है। हिमाचल प्रदेश पर 76,631 करोड़ का कर्ज है। छत्तीसगढ़ पर जनवरी 2023 तक 82,125 करोड़ रुपए का कर्ज था। गौर करने वाली बात यह है कि सरकारें इस कर्ज को लोक लुभावन योजनाओं पर खर्च करने में बहुत आगे हैं। चुनावों के दौरान किए जाने वाले इन्हीं फ्रीबीज के बड़े बड़े दावों को पीएम नरेंद्र मोदी बहुत खतरनाक बता चुके हैं। अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा
तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। ऐसी स्वार्थ भरी नीतियों से देश के ईमानदार टैक्स पेयर का बोझ भी बढ़ता ही जाएगा। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसी घोषणाएं करने वाले कभी नई टेक्नोलॉजी पर निवेश नहीं करेंगे। जिस तरह आज आईएमएफ के जरिए विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ ऐसी थ्योरी चलाई जिसमें फैक्ट कम था, ठीक उसी तरह रुपए को लेकर भी एंटी कैंपेन चलाया गया, लेकिन वहां भी यह प्लान काम नहीं किया। यानी एक तरह से कहें तो विपक्ष ने वही बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सामने रखी जिनके जरिए मोदी के खिलाफ सेंटीमेंट बनाए जा सके। लेकिन यह मोदी सरकार है जो दुनिया के मंच पर भी जितनी मजबूती से अपनी बात रखती है उतना ही फैक्ट पर भरोसा रखती है, इसलिए मोदी की क्रेडिबिलिटी बढ़ती जा रही है। कंसल्टेंसी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने हाल में जो रेटिंग जारी की उसमें 76% रेटिंग के साथ मोदी टॉप पर थे। 66% रेटिंग के साथ मैक्सिकन राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बर्सेट और 37% रेटिंग के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 7वें स्थान पर थे। जाहिर है मोदी के खिलाफ विपक्ष की कोई भी रणनीति नहीं चलने वाली। 2024 के चाहे कितने भी प्रयोग किए जाएं, मोदी का प्लस पॉइंट ही उसमें नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।